नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और केजन क्लासेस में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की एक बेहतरीन सीरीज हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं और उस सीरीज में आज हमारे टॉपिक का नाम है ईस्टर्न प्लेटू यानी पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड के दो हिस्से पढ़ लिए हैं, जिसमें मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार और इससे पहले हमने अरावली को समझ लिया है। आइए बिना समय गवाए हम कार्य शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे पूर्वी पठार की। यहाँ से कई बार सवाल पूछता है, कई बार तो पठार को लेकर सवाल पूछता है और कई बार यहाँ से नदियों को लेकर के सवाल पूछता है। कई बार यहाँ पे होने वाले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर सवाल पूछता है। कई बार इसके इकोनॉमिक रूप से पिछड़े होने को लेकर सवाल पूछता है, यहाँ की सामाजिक दशाओं को लेकर सवाल पूछता है। और अगर आपसे यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछेगा तो सवाल पूछने का तरीका कुछ इस तरीके का होगा कि इतने सारे संसाधनों, क्योंकि पठार है, पठार को हमने बताया कि वो उसमें खनिज संसाधन जो है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो खनिज संसाधन के बाहुल्य क्षेत्र में भी अगर आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास देखने को नहीं मिल रहा है तो यूपीएससी का सवाल वहां से वाजिब है। सवाल इस तरीके की पूछता है, कारण आप ढूंढ लीजिएगा, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है पूर्वी पठार से। पूर्वी पठार ईस्टर्न प्लेटू, इसको पहले शुरुआत में हम देख लेते हैं कि पूर्वी पठार क्या है। जो आप चित्र यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो पूरा चित्र है, ये जो भी पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इसको इंडिकेट करता है कि ये ईस्टर्न प्लेटू है। ईस्टर्न प्लेटू के तीन हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? ईस्टर्न प्लेटू के तीन हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया को मैं कहूंगा कि ये छोटा नागपुर का पठार है। नाम आपने सुना होगा, क्या नाम है? छोटा नागपुर का पठार। इस पूर्वी पठार का दूसरा हिस्सा है, जिसको हम नाम देते हैं कि ये छत्तीसगढ़ बेसिन है। क्या है? छत्तीसगढ़ बेसिन है। देखिए, बेसिन शब्द, बेसिन जहां भी मिले, बेसिन का मतलब है गहरी संरचना, गहरी संरचना, गहरी ट्रेंच। बेसिन बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिन एक उसको कहते हैं, जैसे हमारे घरों में वॉश बेसिन होता है, तो बेसिन का मतलब है जहां से आसपास से या चारों तरफ से जल इकट्ठा होता है, किसी एक जगह पे सिंक कर जाता है, उसे ही कहते हैं, वो बेसिन है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन है। तो एक बात आप यहीं पे समझ गए होंगे कि ऊपर का क्षेत्र पठारी है। पठार के अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो पठार जो है ऐसा होता है जो आसपास के मैदान से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका टॉप जो है, जिसका ऊपर का सरफेस जो है वो फ्लैट होता है, उसे पठार कहा जाता है। जब हम अलग से पठार पढ़ेंगे तब इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो वहां पे देखेंगे। तो अभी हमने देखा ऊपर का हिस्सा हुआ छोटा नागपुर का पठार, दूसरे हिस्से को हमने नाम दिया कि ये छत्तीसगढ़ बेसिन है। अगर मैं इसके तीसरे हिस्से के बारे में बात करूं, इसको कहते हैं कि ये दंडकारण्य का पठार है। कैसा पठार है? दंडकारण्य प्लेटू है। ये तीन हिस्से हो गए, आपको तीन हिस्से याद रखने हैं, ऊपर का छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का पठार। अब इन तीनों हिस्सों में एक एक करके पढ़ते हैं। इन तीनों हिस्सों में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपको ज्यादा जिस पे फोकस करना चाहिए, वो है छोटा नागपुर का पठार। और आपने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा, बहुत बार यहां से सवाल पूछता है। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं छोटा नागपुर के पठार की। अगर हम छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात करें तो छोटा नागपुर पठार को फिर हमने तीन हिस्सों में बांट लिया। छोटा नागपुर पठार का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने यहां पे मार्क किया है, इस हिस्से को कहते हैं कि ये रांची का प्लेटू है, रांची का पठार है। दूसरा, अगर आप देखेंगे इसका थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है, उसको हमने कहा कि वो हजारीबाग का पठार है। किसका पठार है? हजारीबाग का पठार है। नाम आपको याद रखना है। हम आपको यहां से बने हुए सवालों को भी दिखाएंगे किस तरीके से आयोग ने सवाल बनाए हैं। और तीसरा हिस्सा जो थोड़ा सा उत्तर पूर्व की तरफ है, उसको कहते हैं कि वो एक राजमहल पर्वत है या राजमहल की पहाड़ियां हैं। एक एक करके इसके पॉइंट्स को समझते चलते हैं। टू द पॉइंट हमने यहाँ पे चीजें लिखी हैं, आपको इससे ज्यादा और इससे कम कुछ नहीं पढ़ना है। आप जीरो से लेकर के आप एडवांस लेवल तक यहाँ से जानकारी एक्वायर कर सकते हैं और हम सवालों में इसको एज ए प्रूफ आपको दिखाएंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है छोटा नागपुर के पठार में कि छोटा नागपुर का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण पठार है। बड़ी विशेषता है, बड़े खनिज मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा औद्योगिक विकास की संभावनाएं मौजूद रहेंगी। देखिए कैसे। यह मुख्यतः कौन से राज्य में मिलेगा? मुख्यतः झारखंड में मिलेगा। मेनली इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो आपको झारखंड राज्य में देखने को मिलेगा, बट केवल झारखंड में नहीं है। कई बार तो झारखंड पीसीएस में यही सवाल बनाया है कि छोटा नागपुर का पठार केवल यहाँ पे है, तो केवल नहीं है, ध्यान रखना है। इस तरीके के शब्दों को आप मार्क करके रखें जब आप सवाल सॉल्व करें। इसके अलावा इसका विस्तार आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप इसको देखेंगे उड़ीसा में देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हिस्सा इसका पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो झारखंड में मेन है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है। ये आपको याद रखना है। मेनली कहाँ पे है? झारखंड में है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। छोटा नागपुर के पठार के अगर आप दक्षिणी हिस्से के बारे में बात करें, जिसको हमने क्या नाम दिया, रांची का पठार कहता है, वो रांची का पठार है। अगर आप इसके उत्तरी हिस्से को देखें, यानी इस वाले हिस्से के बारे में बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा हजारीबाग। और उत्तर पूर्वी हिस्से को इन्होंने राजमहल पर्वत या राजमहल की पहाड़ियों के नाम से जाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस छोटा नागपुर के पठार में विश्व की प्राचीनतम चट्टानों जो आर्कियन और धारवाड़ से बनी हैं वो यहां पर मिलती हैं। तो देखिए मालवा, मेवाड़, ये सारे आपने उनकी चट्टानों के बारे में देखा, विंध्यन किससे बना है वो आपने देखा। अब इसके बारे में बात आती है छोटा नागपुर का पठार किस संरचना से बना है। उन संरचनाओं का नाम है कि वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से और धारवाड़ से बना है। मैंने कल इसके पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक वीडियो में हम सेपरेट आपके लिए चट्टानें लाएंगे, क्योंकि वनडे से लेकर के किसी पीसीएस और यूपीएससी तक चट्टानों के बारे में अलग से सवाल बनता है, बहुत बार बनाता है। कई बार मिनरल्स को लेके बनाता है, कई बार उनकी अवस्थिति को लेके बनाता है, तो वो बनाएंगे। बट आपको समझना है आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पे पाई जाएंगी, छोटा नागपुर के पठार में मिलेंगी। देखिए क्या कहता है, कार्बोनिफेरस काल, ये वही काल है जब पेंजिया में विखंडन हो रहा है। याद करिए उस बात को। इस पठार के, छोटा नागपुर के पठार के बीच के भाग में, यानी जिसको हमने हजारीबाग का पठार कहा, उस बीच के भाग में एक दरार पड़ गई, एक क्रैक्स आ गया, जिससे क्या हुआ, एक घाटी बन गई। अगर कोई पठार है, कोई संरचना है और उसके बीच में एक क्रैक पड़ जाता है, तो वहां पे आप देखेंगे एक वैली क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि वो एक घाटी है। और उसी घाटी से, उसी रिफ्ट वैली से आप देखेंगे वहां पे एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर। अब आपके लिए यहाँ पे चीजें कनेक्ट करते हुए समझना चाहिए कि दामोदर नदी घाटी का संबंध छोटा नागपुर के पठार से है। अगर आप थोड़ा सा और गहरे में जाएं तो दामोदर नदी का संबंध छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग प्लेटू से है, जिसमें कार्बोनिफेरस काल में दरार पड़ने से वहां पे एक घाटी बन गई। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ सकता है आपसे, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी, जो रांची और हजारीबाग के पठार की सीमा से होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। एक नदी और मिल गई हमें जानने को, हुगली नदी, जिसका विस्तार आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल में मिल रही है तो कहीं ना कहीं हुगली की सहायक नदी हो जाएगी दामोदर। नदियां अलग से पढ़ेंगे, पर आपको हम नदियां साथ साथ कराते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात बताई गई कि रांची का पठार और हजारीबाग के पठार की सीमा से होते हुए ये दामोदर नदी बंगाल में जाके मिलेगी। कई बार तो यही सवाल बनता है कि बताइए हुगली से दामोदर मिलती है, किस प्लेस पर मिलती है, तो आप बताएंगे कि वो पश्चिम बंगाल में मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, हजारीबाग पठार में एक पहाड़ी है जिसका नाम है पारसनाथ। नाम आपने सुना होगा अगर आपने हिस्ट्री में जैनिज्म को पढ़ा है या आप जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपको पता होगा कि उनके एक तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम दिया गया और वो पहाड़ी का नाम है पारसनाथ हिल। क्या नाम है पहाड़ी का, पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है। पॉइंट पढ़िए, हजारीबाग पठार में है पारसनाथ पहाड़ी, जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। हजारीबाग किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, 2 पॉइंट्स के लिए। एक यहाँ से दामोदर बहती है और जो छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। और दूसरा पॉइंट इसी में हमने बताया आपको कि यहाँ पर एक हिल मिलेगी जिसका नाम है पारसनाथ, जो छोटा नागपुर पठार की हाईएस्ट पीक होगी। क्या कहता है कि जो पारसनाथ की चोटी है ये पारसनाथ पहाड़ी पर है, जिसका नाम जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया। जैन धर्म, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इसको सम्मेद शिखर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसी बातों को आप स्टार करके लिखेंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे हम क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्यों ध्यान देना चाहिए आपको, इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर आप करंट से थोड़ा बहुत लिंक करके चल रहे हैं, करंट को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, तो आपको पता होगा कुछ समय पहले अभी झारखंड की सरकार ने इस पहाड़ी को टूरिज्म के रूप में डेवलप करने का फैसला लिया। और उस फैसले लेते ही पूरे के पूरे भारत में जैन कम्युनिटी ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जब इसको एज ए पर्यटन के रूप में डेवलप करेंगे तो हमारी धार्मिक भावनाएं यहाँ कहीं ना कहीं आहत होंगी, हमारा जो मूल चीज यहाँ पे जुड़ी है कहीं ना कहीं उसमें क्षति होगी। उसके लिए पूरे आप देखेंगे पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुआ था उस बात को लेकर के। तो यहाँ पे ये चीजें करंट में रही थी और हो सकता है आयोग आपसे यहाँ पे सवाल बना दे कि बताइए पारसनाथ पहाड़ी या पारसनाथ चोटी आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो आप बताएंगे छोटा नागपुर पठार। और अगर और डिटेल में पूछ लेगा तो आप बताएंगे हजारीबाग पठार। और कह सकता है, हो सकता है वो पारसनाथ पहाड़ी ना दे आप या फिर पार्श्वनाथ ना दे, तो आपको दे सकता है सम्मेद शिखर कहां पर है। तो ये 3-4 पॉइंट यहां से महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी किसी भी आगामी परीक्षा के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट है राजमहल पर्वत पर एक हिल है डालमा हिल। इसका सवाल दिखाएंगे हम आपको। डालमा हिल कहां पर है? राजमहल पर्वत पर। और राजमहल पर्वत छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। कहता है क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है। हमने कहा कि हमने टू द पॉइंट यहाँ पे चीजों को लिखी है, आप उसी इंटेंसिटी के साथ चीजों को पकड़िए। डालमा हिल है, राजमहल के पर्वत पर मिलती है और एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है इसका, जो अब क्या हो चुका है? अब विलुप्त हो चुका है। अब नहीं है, क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। याद करिए, जब हमने अंडमान निकोबार पढ़ाया था तब भी हमने आपको एक जगह बताई थी, नारकोंडम द्वीप, उसमें भी क्या है? मृत ज्वालामुखी है। ऐसी चीजों को आप कनेक्ट करते चलिए एक दूसरे से। नेक्स्ट पॉइंट है रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ध्यान रखिए, स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर बहुत बार आयोगों ने सवाल बनाया है। छोटा नागपुर के पठार में ही एक पठार है जिसको हमने दक्षिण के हिस्से में देखा, रांची का पठार, उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण यानी गोल्ड, याद रखना है। स्वर्ण रेखा नदी या स्वर्ण नदी और सोन नदी दोनों नदियां अलग अलग हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि शायद हो सकता है सोन को ही स्वर्ण लिख दिया हो, बट ये दोनों अलग अलग हैं। इसका उद्गम होता है कहां से? रांची के पठार से। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा से होते हुए स्वर्णरेखा नदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपसे पूछ सकता है 4 नदियों के नाम दे और पूछे आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी का निकास सीधा समुद्र में होता है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी के बारे में पूछे या अरब सागर के बारे में पूछे। अगर हम आज की वीडियो को कंसाइज करें या फिर उसको रिकैप करें तो हमने आपको बताया कि दामोदर नदी सीधा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि उससे पहले पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान रखना है। जबकि हमने स्वर्ण रेखा के बारे में क्या बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके बारे में, और जितने स्टार आप इसको दे सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार उतने स्टार आप इसको दे दीजिए, क्योंकि आयोगों ने कई बार पूछा है। सीधा सवाल जरूर है, पर जब आप इस तरीके के कई फैक्ट याद कर लेते हैं तब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे ज्यादा गलत होने की संभावना आपकी उसी में रहती है जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। रांची के समीप ये हुंडरू जलप्रपात बनाती है। कौन नदी? स्वर्णरेखा नदी। तो आप यहां से सीधा सिनॉप्सिस बनाइए, जैसे मैंने कि आपको पिछली क्लास में बताया था। आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते चलिए। स्वर्णरेखा नदी डैश लगा के लिखिए हुंडरू जलप्रपात, और कहां पे लिखिए? रांची के समीप, नियरेस्ट रांची। रांची कहां पे है? झारखंड की कैपिटल है, ये आपको पता होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ाया था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी देख लेंगे कि कर्क रेखा से कितना ऊपर है और कितना नीचे है रांची। नेक्स्ट पॉइंट है हजारीबाग के पठार में कोडरमा और गिरिडीह के पठार भी शामिल है। यानी इसी हजारीबाग में तीसरा पॉइंट जो हम सीख रहे हैं कि यहाँ पे कोडरमा और गिरिडीह, इससे पहले उत्तराखंड आरओ का पेपर हुआ और उत्तराखंड आरओ में उसने पूछा कि सबसे ज्यादा माइका जो है वो कहां पर, अभ्रक कहां पर देखने को मिलता है, और उसमें जो सही आंसर था वो था कोडरमा। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको कि अगर कहीं पे कोई पठारी संरचना है तो वहां पे सबसे ज्यादा खनिज मिलने की संभावना है, और कोडरमा सीधा उत्तर दिया था। आप जाके चेक कर सकते हैं उस बात को और हमारे नोट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है रांची के पठार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में झारखंड में सिंह भूमि क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए छोटा नागपुर पठार धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। आप देख सकते हैं मेटलिक और नॉन मेटलिक जो मिनरल्स होते हैं उनकी दृष्टि से संपन्न है। जबकि इससे पहले जब हमने विंध्याचल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वहां भवन निर्माण सामग्री अधिकतम है। वहां पे अगर आप देखेंगे धात्विक खनिजों का अभाव देखने को मिलता है। बट यहाँ क्या कहता है? यहाँ कहता है कि यहाँ पर आपको मेटलिक और नॉन मेटलिक जो मिनरल्स हैं उनका जो है कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। किसका कौन सा उद्योग लगेगा? क्या यहाँ पर भवन निर्माण सामग्रियां मिलेंगी? नहीं, यहाँ पर कैसा लगेगा? इन खनिज संसाधनों पर आधारित धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों पर आधारित सारे उद्योग आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे बड़े बड़े जितने भी लौह अयस्क उद्योग हैं वो सारे उद्योग आपको इसी बेल्ट में भारत के पूर्वी हिस्से में देखने को मिलेंगे। उसके मेन कारण है यहाँ से बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ से बहने वाली दामोदर नदी, यहाँ से बहने वाली गोदावरी नदी, कई सारी नदियां हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मिलने वाले खनिज पदार्थ जिनकी वजह से वहां के उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 4 पठारों के नाम आपको अलग अलग जगह के दे और पूछे बताइए सबसे ज्यादा संभावना कहां पर है कि औद्योगिक विकास हो या उद्योग लगाए जाएं, तो आप इसके साथ जाएंगे। पर इसी के साथ हम देखेंगे क्या यहाँ पर औद्योगिक विकास होने के चलते लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है या चीज एज इट इज बनी हुई है। ये सवाल, इस तरीके के सवाल जो है वो कमीशन पूछता है, अगर आप किसी ऐसे कमीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा चीजें कॉन्सेप्चुअल रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें। औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है।
इसका सवाल भी हम आपको दिखाएंगे, सवाल पूछ चुका है आयोग और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आजकल सीधे सवालों से बचता है आयोग, सीधे सवालों में रट्टाफिकेशन करके लोग बिल्कुल एकदम रोबोट की तरह वहां पहुंच जाते हैं। आजकल आयोग चाहता है कि लोगों के साथ थोड़ी सी इंटेलेक्चुअलिटी जाए, थोड़ी सी जानकारी समझ जाए, क्योंकि जब वो जिस भी काम को करने के लिए जाए तो कम से कम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सके, और यहाँ आप बिना बुद्धि के चीजों को नहीं कर सकते। पर बातें सीधी हैं, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बातें सीधी हैं। छोटा नागपुर में कठोर चट्टान से निर्मित, छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें बीच बीच में कठोर चट्टानों से निर्मित द्वीप रूपी, जैसे द्वीप होता है द्वीप रूपी या टापू रूपी, जैसे किसी प्लेन में कोई टापू आ जाए इस तरीके से, टापू रूपी स्थलाकृति टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी, जिसको पाटभूमि या पटभूमि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? पाटभूमि या पटभूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी सीमा पर राजमहल की पहाड़ी स्थित है। हमने देखा इसके दक्षिण में, इस राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गड़जात की पहाड़ी, और जो आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगी। तो गड़जात की पहाड़ी कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। पूर्वी पठार के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। पहला हिस्सा हमने छोटा नागपुर का पठार बताया था, दूसरे हिस्से को हमने बताया था कि वहां पे छत्तीसगढ़ बेसिन है, या उसी को छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, और इसी को हम महानदी बेसिन कहेंगे। देखिए क्या बात है इसके बारे में। पहला पॉइंट है छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में। बेसिन है तो गहरी, निम्न भूमि है, लो एरिया है वहां पे। जरा देखिए किस तरीके की बात है। यह मुख्यतः आपको छत्तीसगढ़ में, जैसे छोटा नागपुर का पठार झारखंड में मिला था, तो ये मुख्यतः आपको छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलेगी, और अंशतः पार्शली आपको ओडिशा राज्य में फैला हुआ मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक हिस्से में यह सबसे बड़ा मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक हिस्से में, आंतरिक हिस्से की बात कर रहा है, इस हिस्से की बात नहीं कर रहा है जो यहाँ पर तटीय मैदान है। अगर आप इसके आंतरिक हिस्से में देखना चाहे तो आंतरिक हिस्से में छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ बेसिन जो है वो सबसे बड़ा मैदान है। देखिए फिर इसकी क्या इंपोर्टेंस हो जाती है अगर सबसे बड़ा है। ये पॉइंट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भूसंचलन के द्वारा अवतलन से निर्मित है, यानी वहां पे कोई विवर्तन की हुई, कोई हलचल हुई और उसकी वजह से एक क्रैक पड़ गया, और उस क्रैक की वजह से ये जमीन नीचे धंस गई, यानी अवतलन हुआ, इसका सबमर्ज कर गई। इसकी वजह से यहाँ पे एक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल बेसिन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस छत्तीसगढ़ बेसिन का निर्माण हो रहा है। इसकी आकृति के बारे में बात करें तो इसकी आकृति जो है बिल्कुल ऐसी है, कटोर नुमा है, जैसे कटोरा होता है ऐसी इसकी आकृति है, जिसके चारों ओर उच्च पठारी एवं पहाड़ी भूमि देखने को मिलती है। महानदी एवं उसकी सहायक नदियां, पॉइंट बी नोटेड, महानदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदान को सींचा जाता है, यानी उनके अपवाह क्षेत्र का संबंध जो है इसी छत्तीसगढ़ बेसिन से है, इसी छत्तीसगढ़ के मैदान से है। इसे महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप स्टार कर लेंगे। आपसे पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से मैदान को महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है, और वो आपको अलग अलग जगह के मैदानों के नाम दे सकता है। उसमें से एक मैदान का नाम आप देगा छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ का मैदान धान का कटोरा, क्योंकि गहरी जमीन है, निचली जमीन है, निचला हिस्सा है, तो और वहां पे महानदी और उसकी सहायक नदियां वहां पे प्रवाहित होती हैं, तो जल का जो है वहां पे कोई कमी नहीं रहती होगी, जल वहां पे पर्याप्त रहता होगा। और आपको पता है कि धान एक ऐसी फसल है जिसमें जल की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तो जल अगर वहां पे रहेगा तो वहां पे धान की क्रॉप जो है वो अच्छे से वहां पे ग्रो करेगी, तो इसलिए इसको धान का कटोरा, बॉयल ऑफ राइस के नाम से भी जाना जाता है। कोयला के भंडार के साथ कृषि दृष्टि से पूर्वी पठार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन कौन सी दृष्टि से? यहाँ पे आपको कोयले के भंडार देखने को मिलेंगे, और एग्रीकल्चर अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, और दूसरी बात वहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है। इसी वजह से पूर्वी पठार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के चलते ही ये बात देखिए आप क्या कहता है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूर्वी पठार के अन्य क्षेत्रों से अधिक देखने को मिलता है। पूर्वी पठार के तीनों हिस्सों में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पर देखने को मिलेगी, तो वो क्षेत्र हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, आप कुछ भी कहिए। पूर्वी पठार के तीसरे हिस्से को हमने दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना। दंडकारण्य के पठार के बारे में विशेषता है कि ये पठार जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में है, जैसे अभी आपने इससे ऊपर का छत्तीसगढ़ बेसिन देखा। आंशिक रूप से ध्यान रखिए, यह सवाल आयोग ने बनाया है, हम आपको दिखाएंगे इस सवाल कैसे बनाया है। उसने पूछा है कि दंडकारण्य का पठार केवल और केवल छत्तीसगढ़ राज्य में, जबकि ऐसा नहीं है। आंशिक रूप से कहां मिलेगा इसका विस्तार?
उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, तेलंगाना में देखने को मिलेगा। ये तीनों पॉइंट यहाँ याद करिए। अब से कुछ समय के बाद ही हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे, इस सवाल को आप सीधे सोल्व कर सकेंगे। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में भी आपको दंडकारण्य का पठार देखने को मिलता है। बस्तर का पठार इसके दक्षिणी हिस्से में अवस्थित है। अगर अलग से छत्तीसगढ़ पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि बस्तर का पठार निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है या कहां पर है, तो आप समझते हैं कि दंडकारण्य के पठार के दक्षिणी हिस्से को हम बस्तर के पठार के नाम से जान रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बस्तर के पठार के मध्यवर्ती भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली इंद्रावती एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा यहाँ कई संकरी और गहरी घाटियों का निर्माण किया गया है, जिससे पूरा क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ रूप में नजर आता है। दंडकारण्य का पठार जो है वो ऊबड़ खाबड़ रूप में नजर आता है। वो छत्तीसगढ़ के मैदान की तरह संप्राय नहीं है, प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। और ऊबड़ खाबड़ किसकी वजह से हुआ है? यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है इंद्रावती। याद करिए, इंद्रावती, उसके ऊपर हमने आपको बताया महानदी, उसके ऊपर बताया स्वर्णरेखा नदी, उसके ऊपर बताया आपको हमने कि वहां पे एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर। ये नदियां आपको साथ साथ तैयार होती जा रही हैं। बस्तर का पठार मुख्यतः धारवाड़ एवं कुड़प्पा क्रम की नीस चट्टानों से बना है। नीस वही हैं जो आग्नेय चट्टानें हैं, उनके कायांतरण से बना है। दंडकारण्य पठार का मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र महानदी एवं गोदावरी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का काम करता है। दंडकारण्य का पठार इस तरीके से है, इसकी जो बीच की पहाड़ी है, बीच में जो पहाड़ी है उसके एक तरफ आप देखेंगे महानदी है और एक तरफ आप देखेंगे गोदावरी नदी है। उन दोनों के अपवाह तंत्र को विभाजित करता है कौन? इस दंडकारण्य के पठार के बीच की पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पहाड़ी के उत्तर से बहने वाली तेल नदी, कौन सी नदी बहती है? तेल नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए कौन सी नदी से मिल जाती है? महानदी से मिल जाती है। अगर ये पॉइंट आपको सीधा याद ना रहे तो कम से कम इतना तो आप याद रखेंगे कि महानदी की सहायक नदी है तेल नदी, क्योंकि अगर तेल नदी जो है वो महानदी में मिल जा रही है और महानदी कहाँ बहती है वो हम देख चुके हैं, तो तेल नदी किसकी सहायक नदी हो जाती है? महानदी की सहायक नदी हो जाती है। दंडकारण्य पठार अपने घने वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की विशेषता क्या हुई? घने वन। जैसे छत्तीसगढ़ बेसिन की विशेषता क्या थी? कृषि अच्छी है, धान का कटोरा कहते हैं। देखिए क्या कहता है, यहाँ सखुआ के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। आपको यहाँ पे सखुआ के वृक्ष देखने को मिलेंगे। हो सकता है सवाल पूछ ले आपसे। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के एक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में से एक होने के कारण यहाँ पर सामाजिक दृष्टि से पिछड़ापन मौजूद है। खनिज संसाधनों में संपन्न क्षेत्र है। आप देख रहे हैं नदियां भी हैं। अगर नदी है तो जाहिर सी बात है औद्योगिक विकास अच्छा हो सकता है, पर एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, नदियां हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र। और आप देखेंगे इस दंडकारण्य के पठार में कई बार किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आते हैं, इसलिए यहाँ पर एक सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी पठार के बाद अब हम समझते हैं मेघालय का पठार या फिर उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय प्लेटू या फिर नॉर्थ ईस्ट प्लेटू। नॉर्थ ईस्ट प्लेटू जिस जगह पर मौजूद हैं, जहां पे ये मार्क कर रहा हूं, यहां पर है नॉर्थ ईस्ट प्लेटू, या जिसको हम कहते हैं कि वो मेघालय का पठार है। ये प्रायद्वीपीय भारत है जो आप देख पा रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ये वाला हिस्सा अभी हमने पढ़ा है, जिसको हमने 3 हिस्सों में बांटा था। उत्तर का हमने छोटा नागपुर, बीच के हिस्से को हमने कहा यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ बेसिन है, और इसको हमने दंडकारण्य के पठार के रूप में पढ़ा। इसी से यहाँ पे एक इसके थोड़ा सा इधर आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मेघालय का पठार देखने को मिलेगा, मेघालय प्लेटू देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि शुरुआत में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही यानी पूर्वी पठार का ही हिस्सा था। भूसंचलन के कारण आपने देखा कि अर्थ में मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट के कारण इन दोनों के बीच में एक गैप आ गया, एक क्रैक पड़ गया। एक आप देखेंगे कि वहां पे जमीन नीचे धंस गई, वहां पे क्रैक पड़ गया। उस क्रैक के पड़ने की वजह से इनके बीच में गैप आ गया। इस गैप को, इनके बीच में गैप आने के चलते ये पठार जो है वो इससे अलग हो गया, और आयोग ने यहीं से सवाल बनाया है, बहुत बार सवाल बनाया है कि बताइए मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किस पठार का हिस्सा है। कई सारी चीज़ों को देता है, एक पठार, एक ऑप्शन उसमें रहता है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, तो वो उत्तर ठीक हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे समझा कि यहाँ पे एक छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार की जो उत्तरी पहाड़ी है, जिसको हमने कहा राजमहल पहाड़ी, ऐसे ही यहाँ पे एक पठार है जिसको हम मेघालय का पठार कह रहे हैं। उस पठार में 3 छोटी छोटी सी पहाड़ियां हैं, जिसमें से एक पहाड़ी का नाम है गारो, एक का नाम है खासी और एक का नाम है जयंतिया। तो आप देखिए कि ये पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक तरफ है राजमहल और एक तरफ है गारो।
इसलिए इस गैप को, जो इन दोनों पठारों के बीच में गैप निर्मित हुआ, इस गैप को नाम दिया गया राजमहल गारो गैप, क्योंकि एक तरफ राजमहल की पहाड़ी है, एक तरफ गारो की पहाड़ी है, उनके बीच में अवस्थित गैप को ही हम राजमहल गारो गैप कहते हैं। इस राजमहल गारो गैप को पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मालदा गैप के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसी गैप को पश्चिम बंगाल में मालदा गैप के नाम से जानते हैं। जो अब आप देखें कि ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये तब बना होगा जब भू संचलन हुआ होगा बहुत सालों पहले। तो अब यहाँ पे लगातार क्या है, यहाँ से आने वाली गंगा नदी, यहाँ से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लगातार यहाँ पे सेडिमेंटेशन किया जा रहा है, अवसादों को यहाँ पे जमा किया जा रहा है, जिससे आज यहाँ पर एक आपको जलोढ़क मैदान देखने को मिलता है। देखिए क्या कहता है, मेघालय का पठार छोटा नागपुर पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरा क्या पॉइंट है, राजमहल गारो गैप भू संचलन के द्वारा अवतलन की प्रक्रिया से निर्मित एक संरचनात्मक बेसिन है। इस बेसिन में गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वर्तमान में यहाँ पर डेल्टाई मैदानों का निर्माण हुआ है। यह गैप छोटा नागपुर पठार के राजमहल पर्वत को मेघालय पठार से अलग करता है। पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप के नाम से जानते हैं। मेघालय का पठार पश्चिम में गारो पहाड़ी से शुरू होता है, यानी इसके बारे में बात कर रहा है। ये जो मेघालय का पठार हम पढ़ रहे हैं, ये अगर हम कह रहा है कि यहाँ पश्चिम में, इसका ये वाला हिस्सा पश्चिम है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी से शुरू होता है, गारो से शुरू होता है और उत्तर पूर्व में मिकिर पहाड़ी तक जाता है। और याद करिए, ये वही मिकिर, रेंगमा, बरेल पहाड़ियाँ हैं जो हमने नॉर्थ ईस्ट में पढ़ी थी और असम राज्य में पढ़ी थी। तो इसका विस्तार भी हमें पता चल गया कि केवल मेघालय में नहीं है बल्कि असम भी इसमें शामिल है। अब देखिए क्या कहता है, इसका विस्तार आपको, मेघालय के पठार का विस्तार आपको दो राज्यों में देखने को मिलता है। एक राज्य का नाम है मेघालय और एक राज्य का नाम है असम। नेक्स्ट पॉइंट है, मेघालय राज्य में इस पठार पर 3 स्पष्ट पहाड़ियां मौजूद हैं, जिनका फैलाव, क्रम याद रखना है आपको, जिनका फैलाव जो है पश्चिम से पूर्व, यानी आप इस तरफ से इस तरफ को बढ़ेंगे तो किस तरीके से, किस किस नाम से आपको पहाड़ी मिलेंगी, तो आप देखेंगे इस राज्य के सबसे पश्चिमी भाग में आपको गारो पहाड़ी मिलेगी, जिसकी उस गारो पहाड़ी की, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे गारो हिल है, इस गारो हिल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नोकरेक। क्या नाम है? नोकरेक। 15 मीटर आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी। गारो के और थोड़ा सा आप पूरब में बढ़ेंगे, इस तरफ को बढ़ेंगे तो आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी खासी, तथा इसके पूरब में आपको जयंतिया पहाड़ी देखने को मिलेगी। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम शिलोंग शिखर है, शिलोंग पीक है। हाइट क्या है? 1961 मीटर है और यही मेघालय के पठार का सबसे सर्वोच्च शिखर है, हाईएस्ट पॉइंट है। तो मेघालय के पठार का सबसे ऊंचा पॉइंट आपको कौन सी पहाड़ी में देखने को मिलता है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तब आप बताएंगे कि उसका सर्वोच्च शिखर आपको जो है वो खासी पहाड़ी में देखने को मिलता है, क्योंकि खासी में ही शिलोंग शिखर है जो मेघालय का सबसे ऊंचा बिंदु है। कार्बी एंगलोंग का पठार तथा उत्तरी कछार पहाड़ी मेघालय के पठार के ही हिस्से हैं। अगर कहीं पे ये आपको देखने को मिले कार्बी एंगलोंग किसको कहते हैं, तो आप कहिए कि कार्बी एंगलोंग जो है मेघालय के पठार का ही हिस्सा है, या फिर उत्तरी कछारी पहाड़ी या कछार पहाड़ी दे तो वो भी मेघालय के पठार का हिस्सा हो जाता है। पूर्वी पठार और मेघालय के पठार को समझने के बाद अब हम देख लेते हैं इनसे संबंधित आयोगों ने किस प्रकार के सवाल बनाए हैं। आप भी जस्ट जो आपने सीखा है या जो आपको आता है जरा उसको यहाँ पे आजमाइश कर लेते हैं, कितने सवाल बना पाते हैं। पहला सवाल है आज का, मेघालय का पठार किसका भाग है? क्या वो हिमालय श्रेणी का भाग है, क्या वो पूर्वी घाट पर्वत का भाग है, क्या वो सतपुड़ा का भाग है, या फिर जैसा हमने आपको बताया कि वो प्रायद्वीप एक खंड का ही भाग है। हमने बताया कि प्रायद्वीप में भी पूर्वी जो पठार है उससे अलग होकर संरचनात्मक बेसिन के रूप में वहां पे मालदा गैप है और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से ये है मेघालय का पठार और ये है पूर्वी पठार या पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र। तो ये किसका हिस्सा हो जाता है? प्रायद्वीप एक खंड का हिस्सा है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा पठार स्थित है? क्या वो मालवा का पठार है, क्या वो छोटा नागपुर का पठार है, क्या वो दक्कन का पठार है, क्या वो प्रायद्वीप का पठार है? देखिए पूरा का पूरा हिस्सा, चाहे वो आप बात करें अरावली की, चाहे बात करें विंध्यन की पहाड़ियों की, वो सब की सब तो प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है। तो ये कहता है कि वो किस, उनके बीच में कौन है, तो बीच में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अपने आप में दोनों श्रृंखला ही जो है किसकी है,
प्रायद्वीप के पठार की, तो ये ऑप्शन नहीं है। दक्कन का पठार हमने आपको बताया था, दक्कन माने नीचे का हिस्सा है, तो यानी ये वाला हिस्सा भी नहीं है। छोटा नागपुर का पठार अभी आपने देखा कि वो इस तरफ पूर्वी पठार में शामिल है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? मालवा का पठार। इससे पहली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था मालवा का पठार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हम आपकी रिकमेंडेशन करेंगे आपको कि आप शुरुआत से शुरू करिए, इससे पहली वीडियो से आप प्रायद्वीप के पठार को समझिए और फिर यहाँ पे आइए, तो आप इस सवाल को पहली ही नजर में हल कर पाएंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मालवा का पठार अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के बीच में है। जब इसी तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं तो मुश्किल लगते हैं, जब इसी तरीके के सवाल हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वीडियो को फटाफट चला दिया जाए, क्योंकि चीज़ें आसान है। ये इसलिए आसान है क्योंकि जस्ट आपने अभी पढ़ा है और आपने चीज़ों को सही से समझा है, इसलिए आप इसको कर पा रहे हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फिर ये चीज़ें आप एग्जाम में भी इसी तरीके से, इसी आसानी से बना पाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए और थोड़ा सा इस सवाल को आप ध्यान से करने की कोशिश करिए। कहता है छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? छोटा नागपुर के पठार में जो सबसे घना बसा जिला है, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, उसका नाम धनबाद क्यों है? वो धनबाद में ही क्यों इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है? देखिए 4 रीजन बताए हैं। मैंने कहा था कई बार क्या करता है, सवाल पूछता है और स्टेटमेंट के रूप में आपको जवाब देना रहता है। पहला स्टेटमेंट इसने दिया है क्योंकि वहां पे उपजाऊ मिट्टी है, दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा वहां पे सिंचाई होती है, इसलिए धनबाद में ज़्यादा पॉपुलेशन है। दूसरा कहता है कि वहां पे कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, तांबा है इत्यादि पाया जाता है, यानी वहां पर खनिज मौजूद हैं, इसलिए लोग उन खनिजों को निकालने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए हैं। तीसरा कहता है खनन उद्योग का विकास है और वहां पे औद्योगिकरण देखने को मिलता है, इसलिए शायद वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और चौथा कहता है कि शायद ये सभी कारण है जिसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। अब क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसके सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करिए। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया औद्योगिक विकास के होने की शर्त है कि वहां पर खनिज हो, कच्चे माल के रूप में खनिज वहां पे हो, परिवहन की थोड़ी बहुत व्यवस्था हो। तो उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए, लोकलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कच्चा माल, परिवहन लागत कम, सस्ते श्रमिक, और वो सारी चीजें आपको इस एरिया में फुलफिल होती हुई नजर आ रही होंगी। दूसरा पॉइंट है, अगर आप चाहें कि कहीं पे औद्योगिक विकास हो तो औद्योगिक विकास के लिए वहां पे पानी, सिंचाई की जगह आप कहिए कि वहां पे नदियों द्वारा जल, क्योंकि उद्योगों में जल की आवश्यकता पड़ती है, वो भी होना चाहिए। वो भी यहाँ पे हमने अभी देखा महानदी और ये तमाम तरीके की नदियां यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद देखिए जो इसने पहला पॉइंट कहा कि वहां पर उपजाऊ मिट्टी है, अगर छोटा नागपुर का पठार है तो पठारों में उपजाऊ मिट्टी की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। और दामोदर से निकाली गई नहरों के बारे में हमने कोई जिक्र नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसके दूसरे पॉइंट को समझें, दूसरे पॉइंट में कहता है कि कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाता है, इसलिए वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है वहां लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं तो वो श्रमिक का काम करते हैं, वो वहां पे अपना आय अर्जित करने के लिए गए हैं। उनको अगर वहां पे खनिज है तो वहां पे हर व्यक्ति, हर एक सामान्य व्यक्ति वहां पे जाके उद्योग डेवलप नहीं कर देगा, अपना उद्योग स्टैब्लिश नहीं कर देगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है, संसाधन मौजूद हैं, पर संसाधनों की वजह से वहां पे अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, तो ये बात ठीक नहीं है। देखिए तीसरे पॉइंट में कहता है कि खनन उद्योग है, वहां पे एक उद्योग लगाया गया है और उस उद्योग में काम करने के लिए व्यक्ति वहां पे जाता है और जाने के चलते फिर वहां पे एक पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है। पहले उद्योग लगेगा, फिर उद्योगों में जो लोग काम करेंगे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां पर आसपास पर उपभोक्ता आधारित उद्योग लगेंगे, परिवहन के संसाधन बढ़ेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे धीरे 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 पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। और चूंकि यही कारण है खनन उद्योग का विकास हुआ है और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए लोग वहां पे रहते हैं, इसलिए वहां पे धनबाद आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी वहां पे देखने को मिलता है। तो इसके सही उत्तर में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप थोड़ा सा चीजों को बारीकी से समझते हो। देखिए सवाल रिसेंटली पूछा गया है, 2020 में सवाल पूछा गया। सवाल देखिए किस तरीके का है, जो हमने अभी आपको इससे पहले बताया था अपने लेक्चर में कि दंडकारण्य का जो पठार है, जो क्षेत्र है, वो आपको किस राज्य में देखने को मिलता है। देखिए ये बिहार पीसीएस है, बिहार पीसीएस में आपको पता होगा 5 ऑप्शन को देता है। एक उसने कहा उड़ीसा, एक उसने कहा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और एक ऑप्शन बताता है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से ज्यादा विकल्प सही है। और दंडकारण्य के पठार को याद करिए, हमने कहा दंडकारण्य का पठार मेनली जो है आपको छत्तीसगढ़ में, बट इसके अलावा पार्शली उसका जो आपको विस्तार देखने को मिलेगा वो आपको तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। तो यानी इसके बारे में ये 4 ऑप्शन ठीक है। अगर आप इस सवाल की दृष्टि से देखें तो ये ई ऑप्शन है, ये ठीक हो जाता है। यानी ये चारों के चारों जगह पर आपको दंडकारण्य का पठार या दंडकारण्य क्षेत्र देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा जो है वो मेघालय के पठार का भाग नहीं है। सवाल जब इस तरीके से आए तो आप इसको अपने पेपर में इस तरीके की चीजों को जरूर हाईलाइट कर लीजिए। नहीं पूछा है, हाँ पूछा है, केवल पूछा है, कोई नहीं पूछा है, इस तरीके के पॉइंट्स को आप याद रखिए, सवाल सॉल्व करिए। क्या कहता है, कौन मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। देखिए गारो, खासी, जयंतिया तीनों बताई हमने। गारो की अभी आपको हमने हाईएस्ट पीक बताई नोकरेक है, खासी की बताई शिलोंग है जो पूरे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए इसमें खासी है, गारो है, जयंतिया है, तीनों पहाड़ी हैं, तीनों बताई है। और एक को आपको जाना है, भुवन पहाड़ियां हैं और एक कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो आंसर एक है और वो है ऑप्शन ए, भुवन की पहाड़ियों का जिक्र हमने अभी जो आपको मेघालय का पठार बताया उसमें नहीं किया। और देखिए सवाल रिसेंटली बीपीएससी ने पूछा है। हम उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो लाभदायक रहेगी। अगर आपको इन वीडियोस से लाभ मिलता है, जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है हमारी टीम के द्वारा, हमारी टीम के एफर्ट्स से अगर आपको लाभ मिलता है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके एग्जाम में सक्सेस दिलाने में आपके भागीदार बन सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।